हेलो कमांडोज, पहला डे, फर्स्ट चैप्टर, सॉल्यूशन चैप्टर। ये चैप्टर हम इसलिए ले रहे हैं कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम कंसेप्ट्स, मैक्सिमम सारी चीजें बिल्कुल कवर करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और अब फॉर्मूले हम इसमें बहुत सारे देखने वाले हैं। इसी से फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, मोलैरिटी आएगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी मोलैरिटी आएगी, सॉलिड स्टेट में भी मोलैरिटी आएगी, ठीक है ना। कहां आएगी मैं बताऊंगा, डोपिंग में आएगी कि किस में आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्मोडायनामिक्स हो, इक्विलिब्रियम हो, हर जगह कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगे, मोलैरिटी आएगी, नॉर्मेलिटी आएगी, है ना। दूसरे कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगे जैसे मोल फ्रैक्शन आएगा, है ना। कहीं मोलैलिटी आएगी, कहीं पे पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर मिलियन, ये जो हमने बातें सारी सुनी हुई हैं, ठीक है। तो अभी हम देखो, हमारा बैच थोड़ा सा ऐसा बोलना चाहिए कि हम लेट शुरू कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सारी पीछे की चीजें अभी आपने हो सकता है कि कुछ चीजें पढ़ भी ली हो, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपको इसमें से भी जो पीछे बेसिक्स कहीं छूट गए हैं वो आपको इसमें कवर हो जाए। बैकलॉग कहीं आ गया होगा तो कवर हो जाएगा और फिर अपन उसको लेके चलेंगे। तो मैंने इंट्रो वीडियो में भी बोला था कि हम 11th के बेसिक कंसेप्ट भी कहीं अगर गैप्स हैं, मिसिंग चीजें हैं, मिसिंग बेसिक कंसेप्ट्स हैं, तो वो सारे कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं अपन सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर की जहां तक बात है, इस वर्ड की जहां तक बात है, मैं आता हूं इस पे, लेकिन इस चैप्टर की जहां तक बात है, इसमें देखो हमें 3 बेसिक एजम्पशंस लेने हैं, ठीक है। क्या एजम्पशंस लेने हैं वो जरा समझ लो कि हमारे पास सॉल्यूशन चैप्टर में हमें क्या करना है। सॉल्यूशन चैप्टर में हमें 3 बेसिक अजम्पशंस लेने हैं। क्या 3 बेसिक अजम्पशंस हैं वो देख लो। पहला तो कि ये जो सॉल्यूशन हम पढ़ने जा रहे हैं ये कैसे सॉल्यूशन होने चाहिए, डाइल्यूट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, डाइल्यूट होने चाहिए। और कई बार इस चैप्टर को इसलिए हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन चैप्टर भी बोलते हैं, है ना। तो हम तो सिर्फ सॉल्यूशंस ले रहे हैं क्योंकि हम ये अज्यूम करके ही चल रहे हैं पहले से कि ये कैसा सॉल्यूशन लेने वाले हैं, हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस लेने वाले हैं, है ना। डाइल्यूट जैसा वर्ड से भी हमें पता चलता है, हमने पहली क्लासेस में भी सुना है डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, है ना। या कभी इंग्लिश में भी वर्ड यूज करते हैं कि ये बहुत डाइल्यूट हो गया है यार, ये आपकी स्क्रिप्ट बहुत डाइल्यूट हो गई है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन में हम अगर बोलें कि डाइल्यूट हो गया है तो हमें क्या मतलब है उसका, कि कोई चीज जिसका हमने सॉल्यूशन बनाया है वो कम है ना। वो इस पे अपन टर्मिनोलॉजी पे अभी आते हैं, लेकिन पहले समझ लें कि जो हमारा अजम्पशन है, पहला अजम्पशन वो क्या है कि दीज सॉल्यूशंस व्हिच वी आर स्टडीइंग शुड बी डाइल्यूट, ठीक है ना। दीज सॉल्यूशंस शुड बी डाइल्यूट। दूसरी बात इसमें जो है वो हम लेते हैं कि दीज सॉल्यूशंस शुड बी बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है कि 2 कंपोनेंट्स होंगे, इनमें क्या होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो बाइनरी मतलब 2 कंपोनेंट्स मिलाएंगे, 2 इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे, तो उससे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या है, बाइनरी, है ना। 2 3 होते हैं तो टर्नरी भी बोलते हैं। और मैं बता दूं कि कई बार क्वेश्चंस टर्नरी के भी आ सकते हैं, लेकिन जनरली 95-98% क्वेश्चंस बाइनरी सॉल्यूशंस के ही आते हैं, इसलिए हम बाइनरी सॉल्यूशन इसमें बेसिकली फोकस करेंगे, ठीक है। और तीसरी बात हमारे पास आती है कि ये कैसे सॉल्यूशंस होने चाहिए, ये सॉल्यूशंस होने चाहिए कैसे, ट्रू सॉल्यूशंस होने चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, दूसरी चीज बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए, और तीसरी चीज कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए, ट्रू सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले मैं तुमको जो टर्मिनोलॉजी की बात करता हूं वो ये कि डाइल्यूट मतलब, डाइल्यूट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें टर्मिनोलॉजी चाहिए, ठीक है। अब टर्मिनोलॉजी चाहिए तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन अगर हम वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बचपन से हमने क्या देखा हुआ है, हमारे दिमाग में क्या आता है कि या तो हमने सॉल्ट पानी में डाल दिया, ठीक है, या हमने शुगर पानी में डाल दी। तो सॉल्ट पानी में डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया, शुगर पानी में डाल दी, एक सॉल्यूशन बन गया, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन तो है ही, ठीक है। फिर हम सॉल्ट को क्या बोलेंगे या वाटर को क्या बोलेंगे, ये नाम हमारे पास आता है। लेकिन यहां पे मैं पहले तो सॉल्ट को या शुगर को क्या नाम बोलेंगे, वो, या जिसमें डाला वाटर में डाला उसको क्या बोलेंगे वो। उससे पहले सॉल्यूशन की मैं एक अलग डेफिनेशन या अलग
तो मैं कंसेप्ट देना चाहता हूं कि जो हमने पहले पढ़ा है लेकिन हमने इतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जब मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, तो कई स्टूडेंट बोलते हैं कि अगर हम दो चीजों को मिलाएं और उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है ना, अगर उसमें क्या हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिक्स्ड रेशो हो, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। अब फिक्स्ड रेशो है तो यूनिफॉर्म, फिक्स्ड रेशो है तो वो सॉल्यूशन बन जाए, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, जरा देखना। फिक्स्ड रेशो हमें बहुत बार पढ़ाया गया है या हमने बहुत बार कहीं पढ़ा है या सुना है कि अगर दो चीजें फिक्स्ड रेशो में हैं तो वो सॉल्यूशन बनाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं सपोज एक 1 kg क्या ले लूं, सैंड ले लूं, ठीक है, और उसमें ½ kg क्या ले लूं, आयरन नेल्स ले लूं, कीले ले लूं, और उनको मिला दूं तो रेशो तो फिक्स हो गया, लेकिन क्या वो सॉल्यूशन बन गया? क्या मैं रेत में कील डाल दूं तो वो क्या सॉल्यूशन बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा। फिक्स्ड रेशो से कुछ नहीं होना है। सबसे पहले तो ये समझ लेना, कोई रेशो से सॉल्यूशन वर्ड का लेना देना नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें बोलते हैं कि जो आसानी से सेपरेट ना हो, दो चीजें अगर हम मिला दें और आसानी से सेपरेट ना हो तो वो सॉल्यूशन होता है, आसानी से सेपरेट हो जाए तो वो मिक्सचर होता है ना। तो ये भी एक मतलब कंसेप्ट सही नहीं है। मैं बोलूंगा कि आसानी मतलब हम किस चीज को आसानी बोलते हैं। अगर हमने एक शुगर सॉल्यूशन बनाया या हमने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, उसको हम छोड़ के रख दें तो वाटर क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा या शुगर रह जाएगी, तो आसानी से ही सेपरेट हो गया ना, हमने तो कुछ किया नहीं उसमें, वाटर वेपराइज हो गया, बचा हुआ सॉल्यूट या सॉल्ट या शुगर, तो वो आसानी से सेपरेट हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सॉल्यूशन नहीं था। तो हमारी ये जो कंसेप्ट है कि जो आसानी से सेपरेट हो जाते हैं वो मिक्सचर होते हैं और जो आसानी से सेपरेट नहीं हो पाते वो सॉल्यूशन होते हैं, ऐसा भी कंसेप्ट हमें नहीं बनाना है, ठीक है। अब इसमें तीसरी बात जो होती है वो मैं उस पे आता हूं कि अगर हमसे बोला जाए कि अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने से भी किसका, जो दो चीजें मिलाएं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक चीज का दूसरी चीज में यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। अब वो कैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने सॉल्ट पानी में डाल दिया, फिर हम 1 चम्मच पिए या किसी भी पार्ट से 1 चम्मच निकालें तो हमें टेस्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम 1 चम्मच के अंदर, वो हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि हमने 1 चम्मच पिया तो हमें बहुत खारा लगा और 1 चम्मच पिया तो हमको बहुत फीका लगा, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब क्या है कि सॉल्ट के पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है, उनका नंबर सेम है, पर यूनिट वॉल्यूम सेम है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन क्या वो हमारे पास सॉल्यूशन कहलाएगा, ये हमें देखना है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से कंसेप्ट हम ले सकते हैं कि नहीं, इजीली सेपरेबल है कि नहीं, उससे हम कंसेप्ट ले सकते हैं कि नहीं, या ये जो भी हम पढ़ रहे हैं कि फिक्स्ड रेशियो है उससे हम कंसेप्ट ले सकते हैं कि नहीं, इन पे अपन डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो एक तो वर्ड होता है सॉल्यूशन और एक वर्ड हमारे पास क्या होता है, एक वर्ड हमारे पास होता है मिक्सचर, ठीक है। एक वर्ड हमारे पास होता है मिक्सचर। तो अब इसमें देखो कि इसमें मिक्सचर और सॉल्यूशन में अगर हम बात करें कि क्या डिफरेंस है मिक्सचर और सॉल्यूशन में। अब मिक्सचर भी दो वर्ड है, याद रखना, दो तरीके से यूज होते हैं। एक मिक्सचर वर्ड है इंग्लिश का जिसका मतलब होता है मिलाना, एक मिक्सचर वर्ड है केमिस्ट्री का जिसका मतलब होता है कि कोई सिस्टम जो रखा हुआ है वो मिक्सचर है या सॉल्यूशन है। तो केमिस्ट्री का मिक्सचर अलग है, इंग्लिश का मिक्सचर अलग है। इंग्लिश के मिक्सचर का मतलब सिर्फ इतना है कि मिला दिया, अब वो सॉल्यूशन बना है कि नहीं बना है कुछ कह नहीं सकते। तो ये बात हमेशा अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या बोलते हैं और मिक्सचर में हमारा डिफरेंस क्या होता है वो जरा देख लेना कि सॉल्यूशन मिक्सचर में अब हमने दो चीजों को मिलाया, ठीक है, तो वो फिक्स रेशियो में हो भी सकती है और फिक्स रेशियो में नहीं भी हो सकता। फिक्स रेशियो में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर है तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन है या मिक्सचर है, और अगर नहीं है तो ये तो मिक्सचर है ही है, ठीक है ना। फिक्स रेशियो से हम ऐसा कुछ मतलब फिक्स रेशियो नहीं है तो मिक्सचर है, लेकिन फिक्स रेशियो है तो वो सॉल्यूशन ही बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहली चीज समझना। दूसरी चीज मैं अभी एक एक करके इन सबको मैं डिफाइन भी करूंगा, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, यूनिफॉर्म क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम क्या बोलेंगे
कि इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो सॉल्यूशन होगा कि मिक्सचर होगा, वो देखेंगे। तो एक तो हमारे पास कंसेप्ट क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो का होता है। दूसरा हमारे पास कंसेप्ट क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है हमारे पास, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। और तीसरा कंसेप्ट हमारे पास क्या होता है, तीसरा कंसेप्ट हमारे पास होता है कि वो इजीली सेपरेबल हैं या नहीं है। ठीक है ना, इजीली सेपरेबल हैं क्या नहीं है। तो अब इसमें अगर मैं बाइनरी की बात करूं तो हम दो वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं हम सल्यूट, ठीक है, और एक वर्ड यूज करते हैं हम क्या, सॉल्वेंट। एक वर्ड हम क्या यूज करते हैं, सॉल्वेंट। तो एक हो गया हमारे पास सल्यूट और एक हो गया हमारे पास सॉल्वेंट। तो जिसमें मिलाया हमने वो है सॉल्वेंट और जिसको मिलाया वो है सल्यूट। अब इसको दूसरा साइंस के टर्म्स में, साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि जो चीज लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, जो चीज किस अमाउंट में प्रेजेंट है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, वो कौन है, सल्यूट है। और द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट या मोर अमाउंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमारे पास कौन हो गया, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और सल्यूट हमारे पास कौन हो गया, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा इसका एक और क्राइटेरिया होता है, वो भी देख लें। जैसे हम सॉल्ट मिला रहे हैं पानी में, तो सॉल्ट का में तो सॉल्ट क्या हो गया, सल्यूट हो गया। वाटर में मिला रहे हैं, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब इतना ये तो कॉमन सेंस है ना। लेकिन इसमें दूसरी चीज देखना, एक एग्जांपल मैं देता हूं, ये भी डेफिनेशन कई बार आती है या हमें पता होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि द सब्सटेंस विच चेंजेस इट्स फेज, द सब्सटेंस विच चेंजेस इट्स फेज, जो सब्सटेंस अपनी फेज चेंज करता है वो क्या कहलाएगा, सल्यूट। एंड द सब्सटेंस विच डज नॉट चेंज इट्स फेज, विच डज नॉट चेंज इट्स फेज, जो फेज चेंज नहीं करता, विच डज नॉट चेंज इट्स फेज, वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा सॉल्वेंट। अब ये फेज चेंज का क्या मतलब है, सिंपल कहानी है, कोई ज्यादा झगड़े वाली बात नहीं है। सल्यूट जो फेज चेंज करेगा वो सल्यूट, और जो फेज चेंज नहीं करेगा वो सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है, देखो सॉल्ट मिलाने से पहले सॉलिड था, वाटर लिक्विड था। जब हमने मिला दिया तो जो सोल्यूशन बना वो क्या बना, लिक्विड ही बना। तो वाटर पहले भी लिक्विड था और जो सोल्यूशन बना वो भी लिक्विड है, तो क्या हो गया, वाटर सॉल्वेंट हो गया, जिसकी फेज चेंज नहीं हुई, विच डजंट चेंज इट्स फेज। अब सॉल्ट था, सॉल्ट पहले क्या था, सॉलिड था, बाद में जो सोल्यूशन बना वो क्या है, लिक्विड है, तो किसकी फेज चेंज हो गई, सॉल्ट की। शुगर मिलाई तो मिलाने से पहले क्या थी, सॉलिड थी, सॉलिड के बाद क्या हुआ, उसकी फेज चेंज हो गई, क्योंकि जो सोल्यूशन बना वो क्या हो गया, वो लिक्विड बन गया। तो जिसने फेज चेंज की, विच चेंजेस इट्स फेज, विच चेंजेस इट्स फेज, वो क्या होगा, विच चेंजेस इट्स फेज विल बी सल्यूट, विच डज नॉट चेंज इट्स फेज विल बी सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अमाउंट के अलावा फेज का भी इंपॉर्टेंस होता है, वो समझ लेना। ठीक है, लेकिन जनरली जो हमें काम आएगा वो अमाउंट ही काम आएगी। अब अमाउंट जब मैं बोल रहा हूं तो हर वर्ड का एक मीनिंग है। जब मैं अमाउंट बोलूंगा तो मैं बात कर रहा हूं ग्राम्स में, ठीक है। जब मैं मोलैरिटी में मोल्स की बात करूंगा तो फिर उसका मीनिंग अलग होगा। जब मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूंगा तब उसका मीनिंग अलग होगा। तब हम क्या बोलेंगे कि जिसका मोल फ्रैक्शन कम है वो कौन होगा, सल्यूट, और जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है वो कौन होगा, सॉल्वेंट। और मोल फ्रैक्शन मतलब कुछ नहीं, वो भी अपन अभी कंसंट्रेशन टर्म्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो समझ लेना कि मोल्स का मतलब, मोल फ्रैक्शन का मतलब सिंपल इतना है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं उसमें किसी एक इंग्रेडिएंट का, एक सब्सटेंस का जितना कंट्रीब्यूशन है वही उसका क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। टोटल में से जो कंट्रीब्यूशन होता है वही मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये अपन इसमें बात करेंगे। तो दो कंसेप्ट हो गए हमारे पास, सॉल्यूट, सॉल्यूशन कैसे बना, सॉल्यूशन बना हमारे पास किससे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। किससे बना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, ठीक है। तो सॉल्यूट
लेस अमाउंट वाला और जिसकी फेज चेंज हुई वो सॉल्यूट है, और जिसकी अमाउंट ज्यादा है और जिसका फेज चेंज नहीं होता है वो कौन है? सॉल्वेंट है। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मैं मिक्सचर और सॉल्यूशन में तुम्हें डिफाइन करता हूं। अब अगर दो ही चीजें हैं, एक है सॉल्यूट एक है सॉल्वेंट, तो ये सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा? सबसे पहली चीज है कि ये सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा? बाइनरी कहलाएगा। दूसरी बात, इसकी अगर अमाउंट बहुत ही कम है और इसकी अमाउंट अगर बहुत ही ज्यादा है तो ये कैसा कहलाएगा? डाइल्यूट कहलाएगा। ये भी बात है, लेकिन अभी तक हमें डिफरेंस किसका पता नहीं चला कि एक मिक्सचर और एक सॉल्यूशन का क्या डिफरेंस है। तो अब देखना जरा, यहां पे तीनों पॉइंट में डिस्कस कराता हूं कि फिक्स रेशियो दोनों में हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन भी दोनों में हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। इजीली सेपरेबल से भी कोई कंसेप्ट नहीं होता, याद रखना मिक्सचर और सॉल्यूशन का। और अभी हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, वो उसमें भी क्या थोड़ा सा डिफेक्टिव बात है, मैं बोलूंगा वो भी अभी मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक है, मैं जब सॉल्यूशन की डेफिनेशन बोलता हूं तो उसमें यह बात समझना कि एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। वो वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है ये लिख लिया होगा तो मैं रब कर देता हूं, और साथ के साथ लिखते जाना, हमेशा समझते जाओ, लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, हैंड रिटन नोट्स बनाओ, बहुत आपके काम आएंगे। अपने हाथ से लिखे हुए पढ़ोगे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं सबसे पहले तो ये सारी चीजें आपने लिख ली होंगी, तो इसलिए इनको रब कर दे रहा हूं और फिर मैं इस पॉइंट पे आता हूं। ठीक है, तो जो हमारे बुक्स में सॉल्यूशन की डेफिनेशन दी रहती है, वो बुक्स की डेफिनेशन क्या होती है वो जरा एक बार देख लो। बुक्स की डेफिनेशन ये रहती है कि अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। मुझे इसमें प्रॉब्लम है डेफिनेशन में, डेफिनेशन सही है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं मिक्सचर, वो इंग्लिश वाला है कि केमिस्ट्री वाला। केमिस्ट्री में तो भैया बहुत अलग हो जाएगा। केमिस्ट्री में क्या है कि क्या बोल रहे हैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन कि होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है ना, होमोजीनियस मिक्सचर्स जितने भी होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशंस कहलाएंगे। लेकिन ये वर्ड ही पकड़ना है, कौन सा वर्ड? होमोजीनियस। अगर मिक्सचर होगा तो वो हमेशा क्या होगा? याद रखना, वो होगा हमेशा हेट्रोजीनियस। ठीक है, क्या होगा? हेट्रोजीनियस। अब ये वर्ड को हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज होमोजीनियस एंड व्हाट इज हेट्रोजीनियस सिस्टम्स। तो मैं ये वर्ड नहीं बोलूंगा, कौन सा वर्ड नहीं बोलूंगा? होमोजीनियस मिक्सचर। क्योंकि भैया हम अगर सॉल्यूशन कोई मिक्सचर बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी ना। ये ऐसी बात हो जाएगी कि जैसे कोई बोले कि उसका उस लड़की का नाम बताओ, उस बुढ़िया का नाम बताओ जो बचपन में ही मर गई। अरे ऐसा कैसे होगा भाई? तो ऐसा कोई चीज पॉसिबल नहीं है। होमोजीनियस मिक्सचर इसलिए वर्ड पॉसिबल नहीं है कि अगर ये केमिस्ट्री वाला मिक्सचर वर्ड हम कंफ्यूज हो जाएं, तो कभी भी मिक्सचर का मतलब ही होता है कि वो हेट्रोजीनियस होना चाहिए। तो होमोजीनियस मिक्सचर जैसा कोई वर्ड ही नहीं होना चाहिए, है ना। डेफिनेशन लिखोगे ये जो बुक्स में दी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें कंफ्यूजन कहां करेगी वो मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं, वो समझ लेना। ठीक है ना। तो होमोजीनियस मिक्सचर अगर हमारे पास है तो ऐसा वर्ड हमें यूज नहीं करना है। हमें क्या वर्ड यूज करना है? हमें वर्ड यूज करना है homogeneous system of two or more than two substances is called solution। तो अब हमें यह पता होना चाहिए कि होमोजेनिटी क्या होती है ना। होमोजेनिटी अगर पता चल गई तो अपना काम बन जाएगा। अब होमोजेनिटी क्या होती है? सिंपल सी बात है कि अगर हम कोई दो सब्सटेंस जिनको मिला रहे हैं, उनकी अगर बाउंड्री ना देख सकें, ना आंख से, ना माइक्रोस्कोप से, ना अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, किसी भी तरीके से अगर हम उन सब्सटेंसेस को बाउंड्री से सेपरेट नहीं कर सकते, तो वो सिस्टम हमेशा कैसा होगा? होमोजीनियस होगा। ठीक है, जैसे अपन क्या देखते हैं, अपन अब, और अगर वो किससे बाउंड्री से सेपरेट हो रहा है तो वो मिक्सचर होगा। कैसे? कि सपोज हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया और उसमें क्या मिला दिया? ऑयल और वाटर मिला दिया। ठीक है, एक लेयर किसकी बन गई? ऑयल की। एक लेयर किसकी बन गई? वाटर की। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में ये जो है, इन दोनों के बीच में ये जो है, ये क्या है?
ये बाउंड्री है, इन दोनों के बीच में ये जो है ये कौन है, ये बाउंड्री आ गई, ये इन दोनों के बीच में क्या आ गई, बाउंड्री आ गई। अब ये बाउंड्री आ गई तो ये जो सिस्टम है सबसे पहले तो यही समझ लेना कि ये क्या हो गया, हीट्रोजीनियस सिस्टम हो गया। क्या हो गया, हीट्रोजीनियस सिस्टम हो गया, हीट्रोजीनियस सिस्टम हो गया। क्योंकि उसमें क्या दिखने लगी, यही बात इंपॉर्टेंट है, यही समझना, क्या दिखने लगी, बाउंड्री। क्या दिखने लगी, बाउंड्री दिखने लगी। ठीक है, तो अब ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, ये सोल्यूशन तो नहीं हो सकता क्योंकि बाउंड्री दिख रही है। अब आप कहोगे कि ये तो बाउंड्री तो बहुत प्रोमिनेंट है, तो इसमें तो प्रोमिनेंट है ऑयल और लिक्विड में। अच्छा, एक चीज और समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, बहुत हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं, इसको अच्छे से समझ लेना। एक होता है फेज और एक होती है स्टेट, है ना। स्टेट ऑफ अ सिस्टम और फेज ऑफ अ सिस्टम, ये दोनों अलग बात हैं। जनरली हम इसको एक मानते हुए चलते हैं, फेज और किस में, स्टेट में। लेकिन अब मैं तुम्हें अंतर बताने जा रहा हूं, समझ लेना, किसी और चैप्टर में भी काम आएगा, 2-3 चैप्टर में भी हो सकता है काम आ जाए। अब देखो, फेज और स्टेट में तो हम क्या कहते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 तो मानते हैं। अब वो लिक्विड क्रिस्टलाइन की अपन बात नहीं कर रहे, या प्लाज्मा, या जो आप बातें देते हो बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, और वो सब बात नहीं कर रहे, सिंपल बात कर रहे हैं कि भैया सॉलिड, लिक्विड, गैस ये स्टेट्स ऑफ मैटर है। और कभी अपन ये भी बोलते हैं कि वो लिक्विड फेज में है, कभी ये भी बोलते हैं सॉलिड फेज में है, कभी बोलते हैं गैसियस फेज में है ना, बोलते हैं ना। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, हम फेज और स्टेट को एक बोलते हुए चलते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में हमेशा ध्यान रखना कि जब सिंगल चीज की बात हो रही है तब बात अलग है, लेकिन अगर एक से ज्यादा चीज है, कोई सिस्टम की बात हो रही है तो बात अलग हो जाएगी। कैसे अलग हो जाएगी, अब जरा समझना कि ऑयल का स्टेट क्या है, ऑयल किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। वाटर भी किस स्टेट में है, किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। लेकिन ये सिस्टम में फेज कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि ये किससे सेपरेबल है, बाउंड्री से। तो स्टेट सेम है लेकिन फेज कितने हो गए, इसमें 2 हो गए, 2 फेजेस, देयर आर 2 फेजेस। तो 2 फेजेस में हो गया। तो एक सिस्टम में सारे जो चीजें हैं वो क्या हो सकती हैं, सेम स्टेट में हो सकती हैं, लेकिन उनकी फेज सेम हो ये जरूरी नहीं है ना। क्या हो सकता है, स्टेट सेम हो लेकिन उनकी फेज सेम हो जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम किसी सिस्टम में क्या बोलते हैं कि वो होमोजीनियस है, तो अब समझना, होमोजीनियस का मैं फर्क तुम्हें बताता हूं कि अब अभी अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्यूशन में हमने क्या किया, सपोज एक लिया सॉल्ट और एक लिया वाटर, एक लिया सॉल्ट एक लिया वाटर। तो सॉल्ट पहले क्या था, सॉलिड, वाटर पहले क्या था, लिक्विड। जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी कैसा बनेगा, लिक्विड, वो भी कैसा बनेगा, लिक्विड। लेकिन अब देखना, इसकी पहले स्टेट अलग थी, इसकी पहले स्टेट अलग थी, जो सॉल्यूशन बना उसमें फेज क्या है, एक है, इंग्रेडिएंट क्या है, 2 है, फेज क्या है, एक है। तो ये सिंगल फेज बना, क्या बना, सिंगल फेज। अब सिंगल फेज किसी भी सिस्टम में क्या हो, अगर सिंगल फेज हो तो वो क्या होगा, हमेशा होमोजीनियस। और अगर होमोजीनियस है तो वो क्या कहला सकता है, सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात। ऑयल और वाटर को तुमने मिलाया, किसके सेपरेट करते हुए दिख रहा है, बाउंड्री से सेपरेट होते हुए दिख रहा है। बाउंड्री से सेपरेट होते हुए दिख रहा है तो कितने फेज हो गए, एटलीस्ट 2 फेज हो गए, एक बाउंड्री तो 2 फेज, और 2 फेज हो गए तो ये सिस्टम कैसा हो गया, हीट्रोजीनियस। और अगर ये हीट्रोजीनियस हो गया तो ये अब क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। आई बात समझ में। तो मिक्सचर और सॉल्यूशन, देखो मतलब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ें और अगर ये चीजें डिस्कस नहीं करें तो तुम्हारा सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना किस काम का, मतलब यहीं से तो शुरुआत होती है सॉल्यूशन चैप्टर की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 फेज अगर हो गए तो सिस्टम कैसा हो गया, हीट्रोजीनियस। और हीट्रोजीनियस हो गया तो कैसा कहलाएगा, मिक्सचर। और अगर होमोजीनियस सिस्टम कब कहलाएगा, जब क्या हो, सिंगल फेज। सिंगल फेज है तो पहले स्टेट अलग थी, अब फेज सेम हो गया, फेज सेम हो गया तो क्या कहलाने लगा, होमोजीनियस। होमोजीनियस हो गया तो क्या कहलाने लगा, सॉल्यूशन। तो अगर होमोजीनिटी आ गई सिस्टम में, होमोजीनिटी आ गई तो वो सॉल्यूशन है। और अगर हीट्रोजीनिटी है तो वो मिक्सचर है। चाहे वो इजीली सेपरेबल हो नहीं हो, उससे मतलब नहीं है, फिक्स्ड रेशियो हो नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया।
ठीक, अब यहां पे मैं इसको पूरे को हटा देता हूं कि मिक्सचर, अब इसलिए मैं क्या डेफिनेशन तुम्हें नहीं बोलूंगा, मैं ये डेफिनेशन नहीं बोलूंगा कि होमोजेनियस मिक्सचर इज अ सॉल्यूशन, मैं तुम्हें एक वर्ड ये दे रहा हूं, क्या वर्ड दे रहा हूं कि अ होमोजेनियस सिस्टम, हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस सिस्टम इज अ, इफ द सिस्टम इज होमोजेनियस देन इट कैन बी टर्म्ड एज अ सॉल्यूशन। आ गई बात समझ में, ठीक, ओके। तो अब मैं ये हटा देता हूं, मिक्सचर मतलब हीट्रोजीनियस है तो मिक्सचर, बस इतना याद रखना, ओके। तो ठीक है, लिख लो, ये अपन कहानी करेंगे, ये हो गया भैया। और इसमें कोई तकलीफ है किसी को, ये बात समझ में आ गई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस समझ में आ गया है ना। ये हटा देता हूं क्योंकि ये तो हमारे पास अब क्या नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, ये हीट्रोजीनियस सिस्टम है, हीट्रोजीनियस सिस्टम है तो इट कैन बी अ मिक्सचर, वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट वेदर इट इज अ मिक्सचर और व्हाट, although it is a mixture, but the thing is we need to concentrate on what, we need to concentrate on solutions, okay। तो अब यहां पे हो गया homogeneous system, दो और दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स का या सब्सटेंसेस का होमोजीनियस सिस्टम अगर है तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो, अगर आप मतलब आप बोलो तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसमें बाकी चीजें अपन क्या बोल रहे थे, बाकी चीजें बोल रहे थे कि दो ही हो, अगर हमारे पास दो इंग्रेडिएंट है, सपोज सॉल्ट और वाटर है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी। सबसे पहले तो यही बात कर रहे थे अपन, बाइनरी। इसमें सॉल्ट बहुत ही कम हो और वाटर बहुत ही ज्यादा हो तो दूसरी टर्म आ जाएगी क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरी टर्म आ जाएगी क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अब मैं तीसरी टर्म तो मैं याद दिला रहा हूं डिस्कस करने के लिए, जो हमने लिखी थी वो क्या लिखी थी, तीसरी टर्म क्या थी कि इट शुड बी अ ट्रू सॉल्यूशन, इट शुड बी अ ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन यानी क्या, अनट्रू सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन यानी ये होता है सिर्फ कि जिसमें जो हम सॉल्यूट ले रहे हैं वो सॉल्यूट का पार्टिकल साइज जो है वो क्या हो, 1 नैनोमीटर से छोटा हो, 1 नैनोमीटर से क्या हो, छोटा हो। यह हटाता हूं, फिर अपन लिखते हैं कि यहां पे हमारे पास डाइल्यूट हम समझ चुके हैं, और क्या समझ चुके हैं, बाइनरी हम समझ चुके हैं। अब मैं किस पे डिस्कस करता हूं कि ट्रू सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन का मतलब यह है कि जिसमें सॉल्यूट का पार्टिकल साइज क्या हो, लेस देन 1 नैनोमीटर। अगर तुम्हारे स्कूल में या कहीं पे भी, जहां पे भी तुमने मतलब पहले हो सकता है कहीं और भी पढ़ रहे हो, तो 1 नैनोमीटर से छोटा अगर पार्टिकल साइज हो तो वो क्या कहलाएगा, ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा। 1 नैनोमीटर से बड़ा हो तो हम बोलते हैं कि वो क्या हो जाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन, है ना। ये वर्ड सुना है ना, सरफेस केमिस्ट्री आएगा अभी, तो सरफेस केमिस्ट्री में क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशंस भी होते हैं। और कोलॉइडल सॉल्यूशंस में बहुत ही, अभी यही वाली बात जब कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे तब भी करेंगे, होमोजेनिटी की और हीट्रोजेनिटी की, ठीक है ना। और मैं सिंपल तुमको एग्जांपल देते हुए चलता हूं कि शुगर पानी में डाल दी थोड़ी सी तो वो मीठा हो गया, सॉल्यूशन बन गया, वो सॉल्यूशन है ना। लेकिन अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया और शुगर ऐड करते गए, और सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के सॉलिड और लिक्विड सिस्टम में सॉल्युबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के, जनरली अगर क्या है, एंडोथर्मिक है तो। लेकिन इतनी अभी बात करने की जरूरत नहीं है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते गए, मतलब शुगर और वाटर का तो हमने बचपन से घर में देखा है ना, गुलाब जामुन बनते ही हैं, अभी भी कुछ फेस्टिवल्स आ रहे हैं, अभी फेस्टिवल्स निकले भी हैं, है ना। ईद अभी गई है और अभी जन्माष्टमी आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, तो अपन घर में गुलाब जामुन बनाते ही हैं। तो क्या बनाते हैं, चाशनी, शुगर सायरप। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उसमें हमने टेम्परेचर बढ़ाया, शुगर ज्यादा से ज्यादा ऐड करते गए, ठीक है, और फिर चाशनी बन गई। लेकिन वो चाशनी अब ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, वो अब क्या बन गई, कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्योंकि हमने शुगर उसमें इतनी डाली तो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स है वो जुड़ जुड़ के एक बड़ा क्या बोलना चाहिए, बड़ा पार्टिकल बना लिया उनने, है ना, बड़ी बॉडी बना ली। तो उसका साइज क्या हो जाएगा, 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो चाशनी है, जो शुगर सिरप है, वो क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। और जो शुगर सॉल्यूशन है नॉर्मल, 1 चम्मच 2 चम्मच हमने क्या डाल दी, शुगर डाल दी पानी में, तो वो क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन बन गया, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन में फर्क है, ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन में फर्क है। तो ट्रू सॉल्यूशन में हमें क्या याद रखना है कि सॉल्यूट का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से क्या रहेगा,
1 नैनोमीटर से छोटा रहेगा। सोल्यूशन का सोल्यूशन में, ट्रू सोल्यूशन में सल्यूट का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा रहेगा। तो अब हमारे पास क्या ये कहानियां हमें समझ में आई कि व्हाट इज अ डाइल्यूट सोल्यूशन, व्हाट इज अ बाइनरी सोल्यूशन, व्हाट इज अ सोल्यूशन, पहली बात तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ मिक्सचर। ठीक है, तो ट्रू सोल्यूशन हमने बात कर ली, बाइनरी सोल्यूशन हमने बात कर ली, और हमने क्या बात कर ली, ट्रू, बाइनरी, और तीसरा क्या था, ट्रू सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन, है ना, तीनों अपन ने बात कर ली। ठीक है, तो अब देखो सिंपल बात है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि सोल्यूशन अगर हमारे समझ में आ गया कि कौन से सोल्यूशन की इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं, तो आगे हमारी बात करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि हमने सपोज मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं, है ना, 2 स्टूडेंट्स को मैंने क्या बोला, 2 स्टूडेंट्स को मैंने बोला कि भाई घर से काम करना, शुगर सोल्यूशन बना लाना। ठीक है, अब शुगर सोल्यूशन बना लाना और कुछ नहीं बोला। तो एक स्टूडेंट है रोहित, है ना, उसने क्या किया, उसने बोला यार ये सर पता नहीं अजीब अजीब से काम बताते रहते हैं, मूड नहीं है मेरा। तो उसने जबरदस्ती आते आते जल्दी से बहुत सारा पानी लिया अपने बॉटल में और आधी चम्मच शुगर डाल के ले आया। ठीक है ना, तो अब वो शुगर सोल्यूशन तो कहलाएगा भैया, क्योंकि मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला था कि शुगर सोल्यूशन बना के लाना है। अब दूसरी कहानी क्या है, दूसरी कहानी इतनी सी है कि मैंने दूसरा, सपोज राहुल स्टूडेंट है ना, राहुल नाम नहीं लेता, अपने फिजिक्स फैकल्टी का नाम में कुछ और नाम ले लेता हूँ, मोहित ले लेता हूँ। ठीक है ना, रोहित, मोहित ऐसा जम जाएगा, आगे भी अपन एग्जाम्पल्स में काम ले लेंगे। तो रोहित ऐसे ही रैंडम कुछ शुगर थोड़ी सी डाल लाया बहुत सारे पानी में। मोहित को मैंने बोला कि भाई, जब उसको मैंने बोला कि पानी मतलब शुगर सोल्यूशन बना के लाना, तो क्या हुआ, उसने कहा यार मुझको मतलब ऐसा लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मेहनत करता हूँ, एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ, तो उसको मतलब मेरा को मतलब उसको चाहता है कि ये टीचर अच्छे हैं यार, इनके लिए मेरे को कुछ करना है। तो उसने बहुत सारी शुगर ली प्रेम से और थोड़े से पानी में घोल के ले आया कि पता नहीं सर पिएंगे, कुछ एनर्जी के लिए मांग रहे हैं, किसके लिए मांग रहे हैं, तो वो बढ़िया ले आया सोल्यूशन बना के। ठीक है, अब अगर मैं दोनों को रखूंगा तो दोनों कहलाएंगे तो शुगर सोल्यूशन ही, है ना, दोनों क्या कहलाएंगे, शुगर सोल्यूशन ही कहलाएंगे। लेकिन क्या होगा कि एक में हम क्या बोलेंगे कि एक का कंसंट्रेशन बहुत कम है, जो रोहित बना के लाया उसका कंसंट्रेशन बहुत कम है, और जो मोहित बना के लाया वो कंसंट्रेशन क्या है, वो कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अब कंसंट्रेशन टर्म आ गई। कंसंट्रेशन टर्म मतलब कि हमें यह भी डिफाइन करना पड़ेगा कि सल्यूट कितना डालना है, और यह भी डिफाइन करना पड़ेगा कि सॉल्वेंट कितना लेना है। तो जब हम एक पर्टिकुलर मतलब फिक्स कर लेंगे सल्यूट और फिक्स कर लेंगे सॉल्वेंट की अमाउंट, तब अपन उस चीज को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। तो अगर मुझे दोनों से सेम ही कंसंट्रेशन का शुगर सोल्यूशन बनवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। रोहित को भी बोलना पड़ेगा कि भाई तू 2 टेबल स्पून 1 लीटर के ग्लास में पानी लेना, ठीक है ना, और उसमें 2 टेबल स्पून शुगर डाल के लाना। मोहित को भी बताना पड़ेगा कि 2 टेबल स्पून शुगर डाल के लाना 1 ग्लास पानी में, ठीक है ना, 1 लीटर वाले। अब इसमें भी 1 लीटर वाला ग्लास है कि 1 लीटर पानी है, वो अभी तो मान के चलो कि दोनों सेम है, उसमें भी अपन थोड़ी सी आगे बात करेंगे, लेकिन अभी इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमने 1 लीटर पानी लिया है और उसमें क्या किया है, 2 चम्मच 2 टेबल स्पून शुगर डाले। मोहित ने भी क्या किया है, 1 ग्लास पानी लिया है, सॉरी मैंने चम्मच बोला क्या, 1 ग्लास पानी लिया है और 2 चम्मच उसमें 2 टेबल स्पून उसमें शुगर डाली है। ठीक है, तो अब दोनों का स्वाद मुझे क्या आएगा, सेम आएगा, और दोनों का स्वाद मुझे सेम आएगा तो मैं अब क्या कह सकता हूं कि दोनों का क्या है, कंसंट्रेशन सेम है। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन में जो सबसे पहली चीज पढ़ते हैं, मैं देख लेता हूं वेदर आई हैव this slide or not। ठीक है, तो ये we have methods of expressing concentration। तो अब methods of expressing concentration, तो अब मैं अभी कैसे एक्सप्रेस कर रहा था कंसंट्रेशन को, मैं एक्सप्रेस कर रहा था 2 टेबल स्पून से, लेकिन वो 2 टेबल स्पून भी रिलेटिव टर्म है, ऊपर तक भरी कि कम भरी कि हल्की भरी कि हीप हुआ कि नहीं हुआ कि फ्लैट भरी, उसमें भी कोई कंजूसी कर सकता है। तो अपने को एक बिल्कुल क्या चाहिए, स्टैंडर्ड कुछ वैल्यूज चाहिए, स्टैंडर्ड कोई मेजर्स चाहिए जिससे कि अपन कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकें। ठीक है ना, तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात सॉल्यूशन में जो आने जा रही है वो क्या है, वो है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग
कंसंट्रेशन, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। अब सबसे पहला इसमें जो होता है उसको हम डिफाइन करते हैं किससे? स्ट्रेंथ से। किससे डिफाइन करते हैं उसको? स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल एस से, की स्ट्रेंथ, है ना। तो किसी भी सॉल्यूशन का जो हम कंसंट्रेशन बताते हैं वो किसके टर्म में बता सकते हैं? स्ट्रेंथ के टर्म में बता सकते हैं। अब स्ट्रेंथ के टर्म में कैसे बताते हैं? स्ट्रेंथ का फॉर्मूला भी बोल सकते हो आप कि किसी भी सॉल्यूट का वेट हम ले लें किसमें? ग्राम्स में, और फिर क्या करें? उसको पर यूनिट वॉल्यूम में ले लें। वो वॉल्यूम हम ले लेते हैं 1 लीटर, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन का मैंने क्या ले लिया? वॉल्यूम ले लिया, और ये सॉल्यूट का मैंने क्या ले लिए? ग्राम्स ले लिए। तो अब अगर मेरे पास 1 लीटर पानी में कोई भी सब्सटेंस का 40 ग्राम है, सॉल्यूट 40 ग्राम है, और टोटल सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर है ना, भले पानी में बनाया हो। जनरली अपन एक्वस सॉल्यूशंस लेते हैं, इसलिए जब तक कुछ और मेंशन नहीं किया गया हो तब तक अपन क्या ले सकते हैं? तब तक अपन एक्वस सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है देखो कि ग्राम्स पर लीटर, ठीक है ना, ग्राम्स पर लीटर स्ट्रेंथ हो गया कि जितने भी ग्राम्स हैं, अगर x ग्राम हमने 1 लीटर सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट लिया है तो उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी कहलाएगी? x कहलाएगी। बस 40 ग्राम 1 लीटर में लिया हो तो स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 40। 50 ग्राम लिया हो तो 50, 100 ग्राम लिया हो तो 100। स्ट्रेंथ क्या हो गई? जितने ग्राम्स लिया है बस वही उसकी क्या कहलाएगी? स्ट्रेंथ कहलाएगी, ठीक है ना। तो मैं अगर मान लूं कि मैंने क्या लिया है? x ग्राम्स लिया है किसमें? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में x ग्राम्स ऑफ क्या लिया है? सॉल्यूट। तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेंथ में क्या बोलूंगा? इसकी स्ट्रेंथ हो गई x, ठीक है। अब बाद में आप बोलते रहो कि भाई वो ग्राम्स पर लीटर है, स्ट्रेंथ को ग्राम्स पर लीटर में हम डिफाइन करते हैं, या उसकी यूनिट ग्राम्स पर लीटर है, वो कुछ भी आप मतलब उसमें देख सकते हो। बट मगर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में मतलब इतना सा है स्ट्रेंथ का कि जितने भी ग्राम्स किसी सब्सटेंस के आप 1 लीटर सोल्यूशन में लोगे या 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगे, वो उस सोल्यूशन की क्या कहलाएगी? स्ट्रेंथ कहलाएगी, ठीक है। मगर स्ट्रेंथ कहां फेल हुई या कहां फेल होती है, और उसके लिए हमें दूसरी टर्म कौन सी लेनी पड़ती है, पहले मैं वो बताता हूं और फिर बताता हूं कि वो क्यों जरूरी है, ठीक है। तो दूसरा जो हम टर्म लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत मुश्किल पैदा कर रखी है, वो क्या है? मोलैरिटी। इससे डरना नहीं है क्योंकि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में या आगे भी मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, है ना, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, सब आता ही जाएगा। फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी भी फॉर्मेलिटी के लिए पढ़नी ही पड़ेगी, लेकिन उसमें भी मोलैरिटी से डिफरेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मोलैरिटी, अब आया क्या? मोलैरिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल एम से। कैपिटल एम में हम क्या कहते हैं कि हम यहां पे सॉल्यूट किस में ले रहे थे? ग्राम्स में। मतलब हम उसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं अमाउंट। इसमें हम क्या बोलते हैं? इसमें हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बस ये याद रखना कि यहां पे हम सॉल्यूट के क्या ले रहे हैं? मोल्स, और यहां पे वॉल्यूम पूरे किसका ले रहे हैं? सॉल्यूशन का। ये चीजें बिल्कुल याद रखने वाली हैं, ये बहुत अच्छे से समझ के रखना कि कहां हम सॉल्वेंट लेंगे, कहां हम सॉल्यूशन लेंगे। जनरली तो हम पूरे सॉल्यूशन का ही लेते हैं, है ना। कहां पे बदल के सॉल्वेंट हो जाता है वो भी अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इतनी बात फिलहाल याद रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? मोल्स, कितने मोल्स, है ना। अब क्या नहीं ले रहा है? कितने ग्राम्स, क्या ले रहा है? कितने मोल्स। अब ये क्यों कर रहा है वो समझो। एक छोटी सी बात तो मैं बताता हूं मैं, है ना, कि एक बच्चा गांव में सुबह सुबह गया किराने की दुकान पे, है ना, परचून की दुकान जिसको बोलते हैं अपन। अब पता नहीं तुम लोग बोलते हो कि नहीं, ग्रोसरी स्टोर तो मतलब, क्योंकि स्टोरी में गांव की सुना रहा हूं तो उसको कम से कम किराने की दुकान तो बोलने दो मेरे को, ठीक है। तो वो गया तो सुबह सुबह दुकानदार से बोला किराने की दुकान पे कि भैया आधा लीटर गुड़ दे दो। दुकानदार बोला यार क्या बावला आदमी सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ गया, आधा लीटर गुड़ दे दो, क्या है ये। तो उसने बच्चे को डांट के भगा दिया कि क्या चाहिए ठीक से पूछ के, या किसी बड़े से। फिर वो थोड़ी देर बाद वापस आया और बोला कि भैया आधा किलो गुड़ दे दो। तो दुकानदार बोला हाँ अब ठीक है। बोलता आधा किलो गुड़ दे दूंगा, 10 रुपए का आएगा। किस में ले जाएगा? मगर बोतल लाया है,
तो ये बोतल, तो यूनिट की तो बात होगी ही ना, कंटेनर की तो बात होगी ही ना, है ना, समझ रहे हो, बुरा जोक था लेकिन यूनिट तो समझो। अब यूनिट में क्या होता है, जैसे हमारे एमपी है अगर, तो वहां केले किस में बिकेंगे, डजन में बिकेंगे। अगर गुजरात है तो केले किस में बिकते हैं, किलो में भी बिकते हैं। तो कब किलो में, अब जैसे देखो यूनिट्स का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे हमारे पास हम गेहूं लेने गए तो हम किलो में बोलते हैं ना कि 10 किलो दे दो, 12 किलो दे दो, नंबर तो नहीं बताते कि इतने दे दो। 12 केले खरीद सकते हैं मगर गेहूं तो नंबर में नहीं खरीद सकते, है ना। मोल कंसेप्ट में ये सब बातें तुमने पढ़ी होंगी, लेकिन और नहीं पढ़ी हो तो 11th का लेक्चर भी अभी मेरा जब मोल का आएगा उसमें देख लेना, तुम लोगों को एक्सेस मिलेगी, ठीक है ना। तो मोलैरिटी पढ़ रहे हैं तो मोल तो पता होना ही चाहिए, और मोल मतलब सारा गेम यूनिट का है। ट्रेन में जाते हैं तो बोलते हैं ना 72 बर्थ है, एक जनरल जो अपना थर्ड एसी या वो होता है 72 या 73 बर्थ होती है। उसमें ऐसा तो नहीं बोलते कि 5000 किलो आदमी डाल दो, उसमें ऐसे ही बोलते हैं ना 72 लोग बैठ सकते हैं या 73 लोग बैठ सकते हैं उसमें। तो पूरा यूनिट का खेल है, ये समझ लेना, है ना। अब यूनिट का खेल क्यों आता है, वो सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर मैं कोई सॉलिड मिला रहा हूं लिक्विड में तो मैं ग्राम्स में ले सकता हूं, जैसे हमने किस में लिया, स्ट्रेंथ में, कि अगर मैं क्या कर रहा हूं, सॉलिड ले रहा हूं, यहां पे ग्राम्स ले रहा हूं, मतलब मेरा सल्यूट जो है वो कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, ठीक है ना। और जो सोल्यूशन बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए, लिक्विड बनना चाहिए। तो ये सॉलिड एंड लिक्विड सिस्टम हो गया। तो सॉलिड एंड लिक्विड सिस्टम के लिए मुझे क्या सही है, स्ट्रेंथ सही है। लेकिन अगर मुझसे कोई बोले कि भैया अल्कोहल को वाटर में मिलाओ, अब अल्कोहल को वाटर में मिलाओ तो अल्कोहल तो लिक्विड है, अब लिक्विड है तो 40 ग्राम मेरे को तोलना भारी पड़ जाएगा ना, उसको मैं मिलीलीटर में या लीटर में लेना आसान है, क्योंकि मैं नाप सकता हूं उसको, है ना। किस में नाप सकता हूं, मिलीलीटर में, लेकिन मैं तोल नहीं सकता ग्राम्स में। और अगर गैस लूंगा तो सिस्टम बदल जाएगा, सॉलिड लूंगा तो सिस्टम बदल जाएगा, लिक्विड लूंगा तो सिस्टम बदल जाएगा। तो स्ट्रेंथ सिर्फ किसमें फायदेमंद है, किसमें कन्वीनियंट है, किसमें आसान है। कन्वीनियंस के लिए तो जोक सुनाया था कि भैया गुड़ एक तो लीटर में नहीं आएगा, आधा लीटर, आधा मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर नहीं आएगा, और दूसरी बात उसको कंटेनर में किसमें, बोतल में थोड़ी ले जाएगा भाई, है ना। तो ये कन्वीनियंस की बात है। बोतल में कैसे डालोगे गुड़, जब बन रहा होता है तभी वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, बनने के बाद तो सॉलिड ही है, कैसे ले जाओगे बोतल में। तो जोक का वो समझो, है ना, कि क्या है वो कन्वीनियंस का चक्कर है कि अगर लिक्विड और लिक्विड का सोल्यूशन बनाना है तब आप ग्राम पर लीटर लोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि पहले आपको उसके लिए क्या पता होनी चाहिए, डेंसिटी पता होनी चाहिए, फिर उसकी वॉल्यूम को आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट करोगे, मास में, और तब जाके आप स्ट्रेंथ निकाल पाओगे। तो इथेनॉल अगर पानी में डालना है तो स्ट्रेंथ निकालने में तो परेशानी हो जाएगी, है ना। वो गुड़ को बोतल में ले जाने जैसा ही हो जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगी। तो अब इसलिए हमने क्या डेराइव किया, मोलैरिटी डेराइव किया। मोलैरिटी में हम क्या ले रहे हैं, मोल्स ले रहे हैं, और मोल्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सब्सटेंस सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, ठीक है, बात आई समझ में। अब मैं कुछ भी ले सकता हूं, जैसे सपोज मैंने क्या ले लिया, सपोज मैंने NaOH ले लिया, ठीक है। NaOH ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, कंसेप्ट। सोडियम मेटल दिख गया, मेटल दिख गया तो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड सॉलिड क्रिस्टलाइन होते हैं तो सॉलिड ही होगा, है ना। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, वो बात अलग है, लेकिन होगा क्या, सॉलिड होगा, ठीक है। तो सॉलिड है तो मैंने मान लिया कि भैया मैंने इसका सपोज कोई भी x ग्राम्स में ले सकता हूं, ठीक है ना, x ग्राम्स में इसके ले सकता हूं। और सपोज मैंने इसके 40 ग्राम्स लिए, सपोज मैंने इसके क्या किए, 40 ग्राम्स लिए, 40 ग्राम्स लिए, और मैंने इसको एक मतलब वाटर में डाला और 1 लीटर पूरा सोल्यूशन बना लिया। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई, 40 हो गई कि नहीं, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई, 40 हो गई कि नहीं, हो गई। लेकिन अब मुझे अगर इसकी मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी में मैंने क्या किया कि मोल्स पर लीटर लेना है मुझे। मोलैरिटी के लिए क्या लेना है मुझे, मोल्स पर लीटर। अब देखो मोल्स का रिलेशन क्या होता है, मैं यहां पे बता देता हूं। मोल्स का रिलेशन क्या होता है, जिस भी सब्सटेंस का, जो भी सब्सटेंस हमें दिया है उसका वेट ग्राम्स में डिवाइडेड बाय उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट को ऐड कर दें तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है, 23, ऑक्सीजन का कितना है, 16, हाइड्रोजन का कितना है, 1, तो ये मेरे पास हो गया 40, ठीक है। अब 40 है
तो अगर मैं ये 1 मोल ले रहा हूं तो इसके 1 मोल का वेट मेरे पास कितना आ जाएगा, 40 ग्राम्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, GMM कई किताबों में लिखा रहता है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट मतलब 1 मोल का वेट ग्राम्स में। तो किसी भी चीज का अगर मॉलिक्यूलर वेट लो, वो जितनी वैल्यू आती है वही ग्राम्स में ले लो तो कितना हो जाता है, 1 मोल। इसमें NaOH का कितना आ रहा है, 40, तो वही अगर मैं ग्राम्स में ले लूंगा तो वो क्या कहलाने लगेगा, 1 मोल कहलाने लगेगा। तो अगर मैं 40 ग्राम 1 लीटर में ले रहा था NaOH, 40 ग्राम्स अगर मैं किस में ले रहा था, 1 लीटर में, किस में ले रहा था, 1 लीटर में, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, 40। लेकिन अब अगर इसकी क्या पूछी जाए, मोलैरिटी पूछी जाए, तो मैं क्या बोलूंगा कि 1 लीटर में ये कितना है, 1 मोल है, क्योंकि 40 ग्राम्स इज इक्वल टू नथिंग बट 1 मोल। तो इस सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो मोलैरिटी 1 हो गई क्योंकि 1 मोल 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, बात खत्म हो गई। 1 मोल ये किस में ले लिया हमने, मोल में ले लिया, ठीक है ना। तो इसका वेट हमारे पास कितना है, 40, और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कितना है, 40, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक। अब यहां पे ये कन्वीनियंट था क्योंकि ये भी सॉलिड था, तो हमें सॉलिड में हम स्ट्रेंथ भी ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, मोल्स भी ले सकते हैं, मोलैरिटी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई बोले कि हमें 1 मोल या 1 मोलर सोल्यूशन किसका बनाना है, इथेनॉल का बनाना है, वाटर में बनाना है, तो अब स्ट्रेंथ मतलब 1 मोलर ही बोलना पड़ेगा। फिर वो स्ट्रेंथ में हम नहीं निकालेंगे, फिर हम उसको किस में निकाल सकते हैं, मोलैरिटी में निकाल सकते हैं। तो मैं यहां से इतनी चीज हटाता हूं, फिर अपन देखते हैं कि यहां पे मैं ये पूरा एग्जाम्पल हटा देता हूं। लिखते रहना साथ में, मैं बार बार बोल रहा हूं, साथ में समझते भी रहो, आराम आराम से मैं बोलता हूं, साथ में समझते हुए लिखते रहोगे तो तुम्हारा काम बनता रहेगा, ठीक है। तो अब देखो मैं दूसरा कहानी, सिंपल कहानी लेता हूं कि अगर मुझे 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है किसका, इथेनॉल और वाटर का। तो सपोज मेरे पास है इथेनॉल and I have 1 mole of and I have water and I need to make 1 molar solution of ethanol in water, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे सिंपल कहानी ये होगी कि मोलैरिटी क्या देखा हमने, 1 मोल इन 1 लीटर सोल्यूशन, ठीक है। अब मुझे 1 मोल चाहिए किसका, सल्यूट का। सल्यूट यहां पे कौन है, इथेनॉल। इथेनॉल की जो स्टेट है अभी वो क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो मुझे अभी उसका वेट से काम नहीं है। अब मुझे अगर 1 मोल लेना है तो मैंने अभी बताया था कि उसकी का मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं ग्राम्स में ले लूं तो वो क्या हो जाएगा, 1 मोल। उसी का मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं ग्राम्स में ले लूं तो वो क्या हो जाएगा, उसका मोल हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट ग्राम्स में ले लूं तो 1 मोल हो जाएगा। तो इथेनॉल मेरे पास कौन है, C2H5OH, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 कार्बन का 24, ये हो गया 6, ये हो गया 16, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 46, ठीक है। तो ये 24 प्लस 16 दिस इज 40, 40 प्लस 6 इज 46, ठीक है। अब ये C2H5OH है 46, और इसी को मैं किस में ले लूं, ग्राम्स में ले लूं, तो क्या मैं इसी को 1 मोल बोल सकता हूं, हाँ बोल सकता हूं। अब 1 मोल है, 1 लीटर में मुझे लेना है, तो सिंपल कहानी हो गई मेरे पास कि मैं कितने ग्राम ले लूं, 46 ग्राम्स ले लूं। तो ये मेरे पास 46 ग्राम्स अगर मैं 1 लीटर में लेता हूं तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, 1 मोलर सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 मोलर सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहां पे मैं 46 ग्राम्स इसके कैसे ले सकता हूं, दूसरा तरीका मेरे पास यह है कि मैं इसमें इथेनॉल की क्या करूं, डेंसिटी ले लूं। डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। अगर मुझे डेंसिटी पता है तो मैं उसका इतना वॉल्यूम लूंगा मिलीलीटर में, जिससे कि इसका मास क्या हो जाए, 46, क्या हो जाए इसका मास, 46 ग्राम्स में आ जाए, ठीक है। और यहां पे मोलैरिटी में देखो कि हम यहां पे किस में डिस्कस कर रहे हैं, ग्राम्स में डिस्कस कर रहे हैं, और ग्राम्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मोल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, हम अगर कोई सपोज क्या ले लेते हैं, गैस ले लेते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास कितना है, 44। अगर इसी को मैं ग्राम्स में ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। 1 मोल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा,
1 मोल अगर मैं 44 ग्राम CO2 को वाटर में मिलाऊं, ऑल्दो ये मिसिबल नहीं है वाटर में, है ना, लेकिन अपन थोड़ी देर के लिए मान लें, या कोई और गैस ले लें, है ना, तो जो मिसिबल हो, तो उसका 1 मोल का वेट अगर अपन 1 लीटर में ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका 1 मोलर सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो मोल्स में हम क्या करेंगे, सॉलिड भी ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं, सब ले सकते हैं। तो वो क्या होगा, थ्योरेटिकल बात है, तो हमें कन्वीनियंट रहेगा क्योंकि कैलकुलेशन हमारे लिए सारे आसान रहेंगे। ठीक है, तो मोलैरिटी और स्ट्रेंथ में अगर अब अपन क्या देखें, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ में रिलेशन देखें, तो यहां पे दूसरी चीज समझना कि मैं अगर यहां पे क्या करता हूं, मोल्स को, मोल अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था मोल का फॉर्मूला, पहले मैं ये सारे हटा के लिख देता हूं बढ़िया से। अभी हमने सेकंड में क्या कहानी लिखी है कि मोलैरिटी अगर हमारे पास है, क्या है मोलैरिटी, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल एम से, क्या बोल रहे हैं, मोल्स पर वॉल्यूम, मोल्स पर वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन इन क्या, लीटर। ठीक है, अब मोल्स अभी हमने देखा कि क्या कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। ठीक है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। ये भी हटा देता हूं चाहो तो, यहां से बहुत कुछ अगर ऐसा हो रहा हो तो, ओके, लेट मी रब ऑल दिस। ठीक, तो अब देखो यहां पे क्या गेम हुआ, यहां पे सिंपल इतनी सी बात हुई कि मैं मोल्स की जगह क्या पुट कर दूं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन क्या, लीटर्स, इन क्या, लीटर्स। तो अब मेरे पास क्या हो गया, देखो यहां पे वेट अपॉन वॉल्यूम तो इसमें भी था, ये वेट था, ये वॉल्यूम था लीटर में, तो ये वेट अपॉन वॉल्यूम तो मेरे पास यहां से क्या हो गया, ये स्ट्रेंथ ही हो गई। तो मोलैरिटी के फॉर्मूले में मेरे पास क्या हुआ, मोलैरिटी के फॉर्मूले में सिंपल इतनी सी बात हुई कि ये इतना पार्ट स्ट्रेंथ है और इतना पार्ट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। किसका मॉलिक्यूलर वेट है, ये सॉल्यूट का, क्योंकि ये भी वेट भी किसका ले रहे हैं, सॉल्यूट का। तो सिंपली हमारे पास क्या हो गया, मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो अब यहां पे देख लो सिंपल घटना है, यहां पे हमारे पास क्या हो गया कि मोलैरिटी का किससे रिलेशन आ गया, मोलैरिटी का रिलेशन आ गया किससे, स्ट्रेंथ से। ठीक है ना, तो अगर मुझे मोलैरिटी दी होगी तो स्ट्रेंथ निकाल सकता हूं, और स्ट्रेंथ दी होगी तो मोलैरिटी निकाल सकता हूं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ और मोलैरिटी इंटर कन्वर्टिबल भी है। स्ट्रेंथ सिर्फ ये है कि कन्वीनियंस कब तक, कन्वीनियंट ये मेथड कब तक है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ कहां तक कन्वीनियंट है, जब तक कि हमारा सिस्टम कैसा हो, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, और मोल्स हमारे लिए क्या है, हमेशा कन्वीनियंट है, हमेशा कन्वीनियंट है, मतलब गैस दी हो, सॉलिड दिया, लिक्विड दिया, हमें तो कैलकुलेट करने में आसान रहेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से मोल निकालना है, दैट्स इट। ठीक है, आई बात समझ में। तो अभी अपन आज स्ट्रेंथ और मोलैरिटी की बात कर रहे हैं सिर्फ, जिससे कि तुम थोड़ा सॉल्यूशन चैप्टर की और थ्योरी पढ़ो, होमोजेनिटी पढ़ो, हेट्रोजेनिटी पढ़ो, क्या होती है थोड़ा ठीक से पढ़ना। ठीक है, मिक्सचर और सॉल्यूशन का डिफरेंस पढ़ना, बाइनरी सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन का डिफरेंस पढ़ना। ठीक है, स्ट्रेंथ के कुछ क्वेश्चन करना, अपन बाद में तो ये सब पढ़ेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस तो करेंगे ही, तो स्ट्रेंथ के क्वेश्चन करना मैं करवाऊंगा, अभी तुम भी करना। मोलैरिटी के क्वेश्चन करना, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ के जो मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं वो करना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम मोलैलिटी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद नॉर्मैलिटी के बारे में बात करेंगे, और नॉर्मैलिटी से भी पहले बाकी जितने टर्म्स हैं वो मैं सारे करवा दूंगा आपको। कौन कौन से, मोलैरिटी, स्ट्रेंथ हो गया पहला, दूसरा मोलैरिटी हो गया, तीसरा मोलैलिटी पढ़ेंगे, चौथा मोल फ्रैक्शन, पांचवा पार्ट्स पर मिलियन, फिर पार्ट्स पर बिलियन, उसके बाद मोल फ्रैक्शन, उसके बाद फॉर्मेलिटी, और उसके बाद नॉर्मैलिटी। ठीक है, इतने कंसंट्रेशन टर्म्स अपने को पढ़ने हैं, क्योंकि वो सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे काम आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के जो क्वेश्चंस हैं, डीपीएस में क्वेश्चंस दूंगा, वो भी कर लेना, और प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर कहीं दिख रहे हो स्ट्रेंथ पे और मोलैरिटी बेस्ड तो कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, और इसमें एक छोटी सी चीज और समझ लेना कि हमने यहां पे अभी क्या लिया है, मतलब एक कन्वर्जन
की फैक्टर है, बाकी कुछ नहीं है। यहां पे हमने वॉल्यूम हम किस में ले रहे हैं, लीटर्स में ले रहे हैं, ठीक है। अगर वॉल्यूम किस में दिया हो, मिलीलीटर में, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए लीटर में हम किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो 1000 फिर कहां आ जाएगा, अगर ये मिलीलीटर में दिया हो तो 1000 कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो हम यहां पे इसी फॉर्मूले में जो फाइनल फॉर्मूला और बोल सकते हैं वो क्या बोल सकते हैं, यहां पे लिख देता हूं कि फाइनल फॉर्मूला हम यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट, है ना। इसी में ले लेता हूं रेड में, वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इट्स क्या, मॉलिक्यूलर वेट। ये सब पूरी कहानी किसकी है, ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। ये सब पूरी कहानी किसकी है, सॉल्यूट की, इनटू यहां पे क्या आ गया, 1000 आ गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जब वॉल्यूम किसमें दिया हो, मिलीलीटर में, जब वॉल्यूम किसमें दिया हो, मिलीलीटर में, ठीक है। तो अब इसको अपन बिल्कुल फॉर्मूले को ये फाइनल फॉर्मूला भी मान सकते हैं। ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जनरली जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया रहता है वो मिलीलीटर में दिया रहता है, क्योंकि हम लैब में क्या यूज करते हैं, ब्यूरेट यूज करते हैं और पीपेट यूज करते हैं। तो उनमें सब में जो वॉल्यूम हम यूज करते हैं वो मिलीलीटर में रहता है ना। पीपेट का वॉल्यूम 10 ml होगा, 20 मिलीलीटर होगा, ब्यूरेट में भी मैक्सिमम 50 मिलीलीटर तक जाता है। तो इसलिए सारे जो कैलकुलेशंस लैब में भी होते हैं वो मिलीलीटर में होते हैं। इसलिए फॉर्मूले में भी हमें जनरली क्या याद रखना पड़ेगा, मिलीलीटर वाली कहानी याद रखनी पड़ेगी। तो बस इतना फर्क है कि आप लीटर में लोगे तो ये टर्म जो है वो 1 रहेगी, और अगर आपको वॉल्यूम सोल्यूशन का, ये पूरे किसकी बात हो रही है, सोल्यूशन की, अगर वॉल्यूम आपको किस में दिया है, मिलीलीटर में दिया है, तो यहां पे एक टर्म सिर्फ क्या मल्टीप्लाई कर देना, 1000 मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो आपका डेफिनेशन को वो जस्टिफाई कर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चंस पूरे करते रहो। डे 2 पे कमांडोज के साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।